हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिजिक्स क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा। ठीक है, तो कितना होता है देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक कूलम बराबर होता है दोस्तों 3 × 10⁻9 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यदि आपका मान क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान निकालना है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से इसको आप इधर लाइएगा, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 3 बटा में चल जाएगा। ये 10⁻9 भी बटा में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के सामने आएगा, ये 1/3 रहने दीजिए, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इतना को हम उलट कर लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उभयोतल लेंस, ठीक है, के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो ये तो वेरी सिंपल है, इसका वक्रता त्रिज्या आर का वैल्यू दे दिया है, सॉरी एफ का वैल्यू दे दिया है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है भाई, 20 सेमी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या निकालना है, आपका तल की वक्रता त्रिज्या दे दिया है और लेंस की क्षमता निकालना है। इसको वक्रता त्रिज्या नहीं हुई, इसको फोकस दूरी देना चाहिए था 20 cm। तो यहाँ पे अगर फोकस दूरी 20 cm होता तो P बराबर क्या होता है सूत्र 1/f, और f का वैल्यू 20 हम भर देंगे। तो इसको हम, ये मीटर में रहता है तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है ऊपर। तो यानी कि इसको काटिएगा आप तो कितना बार में जाएगा, 20 × 25 100, यानी कि हो जाएगा आपका 5 डायप्टर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 डायप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए और बी बिंदुओं के बीच का समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है। तो समतुल्य धारिता कैसे निकलेगा देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें समतुल्य धारिता के लिए क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो ये इतना सिरे के बीच का हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम 1/C1 + 1/C2 के हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 यहाँ लिखेंगे, इसको 1/4 जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से तो इसका 2 माइक्रोफैराड, तो ये आपका, तो यहाँ से 2 माइक्रोफैराड हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बताया कि ऊपर सोल्व करने पर ये 2 माइक्रोफैराड हो रहा है, ये 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 × 2 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर बनाया जाए तो यहाँ पे इसका टोटल का इसका 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी 4 माइक्रोफैराड, इसको भी 4 माइक्रोफैराड। तो जब इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, ठीक है, तो हमने बताया कि यहाँ तो इसका सोल्यूशन करने पर कितना आया था, यहाँ तक ले 2 माइक्रोफैराड, ये भी चला जाएगा उसमें, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड, तो यानी तीनों को जोड़िएगा श्रेणी क्रम में, तो 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा, C का वैल्यू निकालिएगा। तो धारिता तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा, यानी कि सबका 4 माइक्रोफैराड है, तो 1/4 सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, 3/4, और इसको त्रिज्या गुना करिएगा तो 3C/4, 3C और 4 × 4, तो C का वैल्यू निकल के आ गया 4/3 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बोला गया कि 90 और यहाँ पे दे रहा है TH थोरियम, और यहाँ पे दे रहा है 230 के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार रहता है और ये परमाणु संख्या रहता है, तो इन दोनों का अंतर परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो 230 में से आप 90 घटा के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता म्यू का मान पूछा जा रहा है, तो ये 1 से हमेशा ज़्यादा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता 420 भले 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आभासी वोल्टता निकालने के लिए V0/√2 होता है, और V0 का मान दिया था, कितना दिया था आपका 440 दिया था ना। यहाँ पे देखिए 440 दिया है शिखर वोल्टता, तो आभासी वोल्टता निकालना है, यानी V का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल देंगे। तो 440/√2, तो √2 को हम क्या करेंगे, हर के प्रमेयकरण करने के लिए √2 से नीचे गुना ऊपर गुना कर दिया, तो 400√2 और नीचे हो गया 2, 2 से काटिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 220√2 वोल्ट आ जाएगा इसका आभासी वोल्टता। ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है, तो आवर्धक क्षमता पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्षमता P निकालने का सूत्र होता है 1/f, और P का मान क्षमता दिया था 12, तो यहाँ से हम F निकाल लेंगे, 1/12 आ गया, और इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 100 से गुना करना पड़ता है, यानी 100/12। तो आवर्धन क्षमता m बराबर अनंत के लिए निकालना होगा, चूँकि इसमें कुछ नहीं बोला है, तो अनंत के लिए फार्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, तो अनंत के लिए लगाएंगे तो क्या होता है फार्मूला, आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा आपका d/f। d के मतलब न्यूनतम, स्पष्ट dt की न्यूनतम दूरी 25 cm, और f का मान हम निकाले थे कितना 100/12 रख दीजिए, तो 12 ऊपर चला जाएगा, काटिएगा, 25 चौका 6 4 3 12, यानी कितना आ गया 3 आ गया, तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। 10 एम्पियर धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य निकालना है। तो देखिए किया गया कार्य W बराबर VIT हो जाएगा। V विभवांतर दिया था कितना 15 वोल्ट, और इसका धारा दिया था 10, और सेकेंड जो टाइम दिया था 10, तो इस सबको गुना करने पर 1500 जूल आ रहा है आंसर। किया गया कार्य निकल गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा देख रहे हैं ना, धारा 10 और यहाँ पे टाइम 10 और वोल्ट 15, सबको गुना कीजिएगा तो किया गया कार्य निकल जाएगा, यानी कि 1500 जूल। ओके, अब यहाँ पे चित्र में लॉजिक गेट पूछा गया है, तो ये जो दोस्तों चित्र है ये आपका एंड गेट का चित्र है। ठीक है, अगर इस तरह से चित्र रहता, इस तरह से अगर चित्र रहता आपका, ठीक है, इस तरह से अगर चित्र देता तो इसको हम क्या बोलते हैं, और गेट बोलते। ठीक है, इसको हम और गेट बोलते। ठीक, इस तरह से अगर चित्र रहता तो, लेकिन यहाँ पे इस तरह से चित्र है तो इसको हम एंड गेट बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा कितना होगा, तो चलिए निकाल के आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए माध्यम में क्या हो जाएगा, λ/m हो जाएगा। तो लैम्डा का मान कितना दिया था 600 एंगस्ट्रॉम दिया था 6000, और इसका कितना दिया था आपका, यहाँ पे दिया गया था आपका 600 एंगस्ट्रॉम दिया था तरंगदैर्घ्य, और यहाँ पे अपवर्तनांक कितना था 1.5, तो हमने 1 यहाँ पे 5 रख दिया। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक शून्य से गुना कर लेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे। तो वही हमने क्या किया है कि 10 से यहाँ पे गुना कर लिया, ये दशमलव हटा दिया। अब यहाँ पे 15 चौका 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 शून्य है और एक शून्य से गुना हुआ, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब देखिए ये सब कथन वाला सवाल है, इसको छोड़िए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 16 पर। तो 16 नंबर क्या कहा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्नलिखित में कौन सा राशि परिवर्तित होती है। देखिए यहाँ पे विकल्पों को सही उत्तर चुनना है इसमें से। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि 4 विकल्प में से एक से अधिक भी सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी राशि परिवर्तित होती है ये पूछा गया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश, तो आपका ये तरंगदैर्घ्य ये परिवर्तित हो जाएगी, आपका चाल परिवर्तित हो जाएगी, आयाम परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन
ये आवृत्ति नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी। आंसर ए सी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? विक्षेपित नहीं होती है तो देखिए विद्युत क्षेत्र द्वारा कौन कौन विक्षेपित नहीं होगा, तो आपका एक्स किरण नहीं होगा, वाई और गामा किरण नहीं होगा, ये सब हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? तो देखिए इसमें आपका कौन कौन नहीं होगा, तो एक तो प्रोटॉन नहीं होता है, एक तो ये आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका हाइड्रोजन भी हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं होगा, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, यानी डी भी आंसर हो जाएगा। और ये पॉजिट्रॉन जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, यानी आपका ए बी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में 23 से 25 तक के लिए आपको क्या करना है, उदाहरण दिया गया है। पहले उदाहरण को ध्यान से पढ़ें, तत्पश्चात उसके बाद में दिए गए 3 प्रश्नों का सही उत्तर विकल्प में से चुनें। ये तीनों प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। 2 तरंगे का आयाम ए और बी एक दूसरे के अध्यारोपित होते हैं, जिनका परिणाम आयाम ए √a² + b² 2ab cos फाई। ठीक है, जहाँ फाई जो था आपका फेज नियतांक और तीव्रता आई आयाम वर्ग के समानुपाती है, अर्थात आई समानुपाती a²। आई समानुपाती कितना है आपका a² + b² + 2ab cos फाई। समपोषी व्यक्तिकरण आई जो है मैक्सिमम वैल्यू a + b के होल स्क्वायर, विनाशी व्यक्तिकरण में आई मिनिमम वैल्यू a - b का होल स्क्वायर। तो 2 कलाबद्ध स्रोत जिनकी तीव्रता का अनुपात 81:1 है तो व्यक्तिकरण उत्पन्न करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्यक्तिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम का अनुपात पूछा गया है। तो ये देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैक्सिमम जो है आपका आई मैक्सिमम a + b का होल स्क्वायर बोला है। ठीक है, आई मैक्सिमम। ठीक है, इसको यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाइएगा तो इधर आएगा रूट चढ़ेगा। ठीक है, ये एंगस्ट्रम जो है आपका, यहाँ पे ये तीव्रता आई जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती बोल रहा है ना, तो यहाँ से आयाम निकालेंगे तो इसके तीव्रता के रूट में आ जाएगा। ठीक है, यानी a का वैल्यू रूट में आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको I1 मान लेंगे और इसको I2 मान के, तो पहले मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्या बोला था, a + b के होल स्क्वायर। तो हम पहले को I1 मानते हैं, दूसरे को I2 मानते हैं, और इसमें रूट लग जाएगा क्योंकि बोला गया था आपका I जो था एगेंस्ट्रम के वर्ग के समानुपाती हो रहा था। ठीक है ना, तो स्क्वायर हटाइएगा तब तो इधर क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना। तो आयाम जो होगा, तो पहले आयाम को हम I1 मानेंगे, दूसरा आयाम को I2 मानेंगे। और बोला था सवाल में, क्या बोला था उसमें कि a + b का होल स्क्वायर। तो a को हम √I1 और +b को I2 कर लेंगे, और उसके बाद में तो यहाँ पे हम I1 को कितना 81 रख लेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे 81 दिया है, और I2 का मान कितना दे रहा है, अनुपात 1 दे रहा है। तो इसको हम यहाँ पे 81 और यहाँ पे I2 के स्थान पे 1 रख देंगे। तो 81 का वर्गमूल 9, 1 तो 9 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये मैक्सिमम आई मैक्सिमम आ गया। अभी इसी तरह से आई मिनिमम निकालिएगा, तो यहाँ पे मिनिमम के लिए क्या दिया था, a - b का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे a के स्थान पे I1 रूट और b के स्थान पे I2 रूट। I1 का वैल्यू 81, I2 का वैल्यू 1, वर्गमूल निकालिए तो 9 1 आया, और घटाने पर 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ये आपका मिनिमम आ गया आई। तो दोनों का अनुपात पूछा जा रहा था, तो मैक्सिमम 100 आया था और मिनिमम 64 आया था, हमने भर दिया। काटिएगा 4 से तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64, यानी कि 25/16, यानी कि 25:16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। अब बोला गया है कि दोनों स्रोतों के प्रकाश तरंगों के आयाम का अनुपात। तो आयाम के अनुपात निकालिएगा तो वही √I1/√I2।
अनुपात निकालना है। तो 81 और 1, 81 का 9 और यहाँ पे 1 हो गया, 9:1 हो गया। अब देखिए महत्तम तीव्रता के लिए कॉस फाई का मान क्या होगा। कॉस फाई का मान हो जाएगा दोस्तों आपका मैक्सिमम वैल्यू के लिए, आपका महत्तम तीव्रता के लिए आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कॉस फाई का मान आप कितना लीजिएगा तो इसका महत्तम मान आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लीजिएगा ना तो इसका मान महत्तम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया।